वेलकम टू रंतेश एडू क्लब। मैं हूं रंतेश और आइए आज हम पढ़ते हैं क्लास 10th का सीजी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों में ही उपयोगी दो चरों का रैखिक समीकरण, दैट मीन्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये चैप्टर हमारे सीजी बोर्ड में भी है और सीबीएसई में भी है। तो लास्ट जो चैप्टर आपने पढ़ा है हमारे सीजी बोर्ड का पहला अध्याय बहुपद था, और बहुपद मीन्स पॉलिनोमियल। वह भी जो है वो आपके पॉलिनोमियल्स किस में है, सीबीएसई में, माने एनसीईआरटी बुक में आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं इसका, पहला सेकंड चैप्टर का, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इस इक्वेशन को जानने या समझने से पहले देखिए मैं बहुत सारी चीजें आपको पहले से लिख कर दे दिया हूँ। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, पूरे चैप्टर में बहुत काम आने वाला है। इस चैप्टर को पढ़ेंगे, काफी बड़ा चैप्टर है लेकिन बहुत मजा आएगा, आनंद आएगा आपको। लेकिन उसके पहले उसे समझना पड़ेगा, तभी उसका आनंद हम ले सकेंगे और हमारा मैथ्स का डर भी भाग जाएगा। तो चलिए इसके पहले आप लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आप लोग पहले भी पढ़े हैं। सीबीएसई वाले हैं तो क्लास 9 में टू वेरिएबल भी पढ़ चुके हैं। यदि आप सीजी बोर्ड के हैं तो भी आप दो चरों वाली रैखिक समीकरण, तो चर और अचर थोड़ा सा मैं पहले बता दूं। वेरिएबल्स एंड नॉन वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिसका वैल्यू समय के साथ क्या होता है, बदलता है, अलग अलग समय पर अलग अलग हमको मिल सकता है। जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी डी अल्फाबेटिकल जो स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं वो सब हमारे क्या है, चर राशियां हैं। जैसे वेरिएबल्स है ना, एक्स वाई जेड, इसका मान कभी 2 आता है, कभी ऋण 1 आ जाता है, कभी -2 आ जाएगा या फिर 0 भी आ सकता है। लेकिन कांस्टेंट या नॉन वेरिएबल यानी अचर पद किसको कहेंगे, जिसका मान ना बदलता हो, यानी स्थिर हो, नियत हो, है ना। जैसे 5 कहेंगे तो 5 ही है, उसका मान कोई 5 से 7 नहीं हो सकता, 5 ही रहेगा। तो इस तरह से वेरिएबल्स और नॉन वेरिएबल्स हमने समझा। रही बात लीनियर इक्वेशन की, तो जिसमें चर राशि की जो घातांक है, पावर ऑफ वेरिएबल्स, वो क्या होंगे, 1 होंगे, सिंगल। जैसे मान लो मैं यहां लिखूं 2x - 3 = 10 सपोज करो, है ना। ये हमारा एक चर राशि है और इसके घात में क्या है, कुछ नहीं है, माने 1 है। तो इसको हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। और यदि मैं पावर 2 कर दूं या यहाँ पर एक और वेरिएबल ले लूं, तो अब देखो क्या बन जाता है हमारा, +10 = 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो पावर में 2 रहता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यदि उसके वेरिएबल्स का पावर यानी घात 1 है तो वही हमारा क्या कहलाएगा, लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण। तो आइए हम कुछ रैखिक समीकरण का जो बेसिक चीज है ना, फंडामेंटल्स जो इक्वेशन है उसको देखते हैं। ये देखिए आपको मैं यहाँ लिख करके बता दिया हूँ, a1x + b1y = c1। अब देखिए यहाँ पर x और y दो वेरिएबल्स हो गए और a1 और b1 क्या है, उसके गुणांक है। गुणांक माने कोफिशिएंट्स। देखिए x का कोफिशिएंट क्या है, a1 है, y का कोफिशिएंट क्या है, b1 है, और c1 क्या है आपका, कांस्टेंट है यानी अचर पद, है ना। ये आपको सीबीएसई में यहाँ पर +c1 = 0 मिलेगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही है, कोई परेशानी नहीं जाएगी। दूसरा इक्वेशन, चूंकि हमें दो वेरिएबल्स का इक्वेशन भी बनाना है, उसको सॉल्व करना है, तो हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं तो दो इक्वेशन भी जरूरत पड़ेगी। तो यह हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, इसकी जरूरत पड़ेगी आगे हमको। और दूसरा जो है वो a2x + b2y = c2, इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो इक्वेशन नंबर सेकेंड में x का कोफिशिएंट कितना है, गुणांक, कोफिशिएंट मींस गुणांक ना, x का गुणांक a2, y का गुणांक b2 और c2 क्या है, अचर पद है माने कांस्टेंट है। तो देखिए लीनियर इक्वेशन हमको मिल गया, ये है लीनियर इक्वेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं और चैप्टर में जो आगे हमको पढ़ना है, सीखना है, वो बताऊं कि ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है ना, हल करना है। और हल करके x और y का वैल्यू यानी उसका मान ज्ञात करना है, हल करके उसका मान निकालना है, हल निकालना है, ठीक है। तो उसको हल करने के हम मूलतः दो विधियां पढ़ेंगे। कौन कौन सी, ये देखिए यहाँ पर है ना, मेथड्स यानी विधियां। कौन कौन सी दो विधियां पढ़ेंगे, एक तो होगा ग्राफिकल मेथड यानी हिंदी में लिखा रहेगा हिंदी मीडियम वालों के लिए आलेखी विधि। दूसरा है एल्जेब्रिक मेथड, एल्जेब्रिक मतलब बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि की 3 विधियां हम पढ़ेंगे, नाम से आप परिचित हो जाए। एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे यानी प्रतिस्थापन विधि, बहुत मजा आएगा, पहले भी थोड़ा बहुत आप सीखे हैं
x के मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 2 में रखने पर, ऐसा जो मान रखते हैं ना, प्रतिस्थापित करते हैं, एक जगह से मान रख निकाल करके दूसरे में ला करके रखते हैं x या y के मान को। अभी बताएंगे, जब पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा। तो उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन विधि। एक पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन माने विलोपन विधि, बहुत ही अच्छा विधि है, सरल से सरल तरीके से आप इसमें बनाएंगे। और एक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी वज्र गुणन विधि। वज्र गुणनखंड विधि, ये जो एक फार्मूला रहेगा, उस फार्मूला को बनाने का भी हम तरीका बताएंगे आपको, उससे बहुत आसानी से बनेगा। तो परीक्षा में चाहे कोई सा भी विधि कहे, आप बहुत अच्छे से यदि समझ जा रहेंगे सभी विधियों को, तो जिस विधि से कहेगा आप उस विधि से बना सकते हैं। और यदि प्रश्न में नहीं कहा है कि अमुक विधि से ही हल करिए, तो आप किसी भी विधि से बनाने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले आते हैं अपन ग्राफिकली मेथड से। ग्राफिकली मतलब आलेखी विधि, आलेख बनाना पड़ेगा, है ना। तो आलेख के लिए आपको मालूम है ना, जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है ना, एक्स अक्ष, और ये वर्टिकल वाला वाई अक्ष। ये हॉरिजॉन्टल क्या है, एक्स अक्ष, क्षैतिज रेखा को कहते हैं एक्स अक्ष। और ये होता है हमारा मूल बिंदु, ग्राफ पढ़े होंगे आपको याद होगा। और ये हमारा क्या हुआ, वाई अक्ष यानी वाई एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पर हम लाइन खींचेंगे बिंदु के प्राप्त के आधार पर, और उसके बाद हम किस तरह से हमको लाइन मिलेगा इस ग्राफ में किधर भी, तो उस ग्राफ में चाहे तो आप इसको चारों क्वाड्रेंट में बांट दें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये देखिए ऐसे वाई अक्ष हो गया, और ये एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, यहाँ पर 0 0 कर देंगे, मूल बिंदु हो जाएगा। तो यहाँ पर बनेगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी पहला चतुर्थांश, ये सेकंड क्वाड्रेंट माने सेकंड चतुर्थांश दूसरा, और ये तीसरा और ये चौथा चतुर्थांश, ठीक है। तो ग्राफ बनाएंगे तो और मैं उसको बताऊंगा। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों, ये जो टेबल बना दिया हूं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको तो बिल्कुल याद ही कर लीजिए आप लोग। जैसे हम इसको हल करेंगे तो हल करने पर हमको किस तरह से हल प्राप्त होगा, उसका क्या मीनिंग होता है, मतलब क्या होता है, हल कैसे मिलेगा, रेखाएं कैसे मिलेंगी, जब रेखाएं क्या मिलेंगी तो हल कैसे होगा, इसको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, और प्रश्नों को भी हल करेंगे तो बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं, कुछ कंडीशंस लेते हैं, 3 कंडीशन आपको पढ़ना है। तो देखिए जब दोनों समीकरण को तुलना करेंगे, जब हमारे पास कोई भी मान दिया रहेगा ना, जैसे इसके जगह पर कह देता है, सपोज करो 2x + 3y = 5 या 7 या 9 जो भी दे देगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए x का गुणांक 2 है यानी a1 का मान 2। तो इस तरह से 2 समीकरण हमको जो दिए रहेंगे उससे हम क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे, इससे तुलना करेंगे। तुलना करने पर जो कोएफिशिएंट्स हैं वो हमको मिल जाएंगे a1, a2, b1, b2 का मान। हम उसको रख करके देखेंगे और चेक करेंगे कि क्या a1/a2 = b1/b2 है, क्या है तो आगे बढ़ेंगे, नहीं है तो ये देखिए नॉट इक्वल टू, यानी जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आया, तो इसका मतलब जब हम उसका ग्राफ बनाएंगे तो निश्चित रूप से 100% प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन कैसा होता है, 2 लाइन एक दूसरे को ऐसे किसी न किसी बिंदु पर कट करेगी, ऐसे कट करेगी, है ना, प्रतिच्छेद करना, उसको कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होंगी। अब ध्यान दीजिए, जब 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेंगी उन्हीं बिंदुओं के x और y के जो ऑर्डिनेट्स हैं उस ऑर्डिनेट्स को यानी उसके मान को ही उत्तर बताएंगे, यानी हल निकल जाएगा। तो वो जो हमको प्रतिच्छेदी रेखा मिलेगा तब हमेशा हमको क्या मिलेगा, एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन यानी अद्वितीय हल, ठीक है। और जो हल प्राप्त होगा वो कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। इसी को परीक्षा में पूछा जाता है, संगत कब होगी, असंगत कब होगी, है ना। तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा और कंसिस्टेंट भी होगा, जो मान मिलेगा वो संगत मान मिलेगा, है ना, संगत मान मिलेगा। तो इसको पूछा जाता है, इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगी तो हमें अद्वितीय हल मिलेगा और मान संगत होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरे कंडीशन में आते हैं, शर्तें हैं। अगला शर्त है a1/a2 = आ गया b1/b2, ठीक है, अच्छी बात है। यदि बराबर नहीं आया, बराबर आ गया, आगे बढ़े तो c1/c2 को भी मान रख करके देखें। जब c1/c2 के इक्वल नहीं आया, ये दोनों तो बराबर आया लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं आया, नॉट इक्वल टू हो गया, तब क्या होगा भाई। तो जब देखिए a1/a2 = b1/b2 आया बट नॉट इक्वल टू c1/c2, तो दोनों रेखाएं क्या मिलेंगी, पैरेलल मिलेंगी। पैरेलल का डेफिनेशन जानते हैं ना, जो एक दूसरे को कहीं पर ना प्रतिच्छेद करे और समान दूरी बना करके अनंत दूरी तक जा सके। देखिए पैरेलल लाइन है ना, जैसे ये देखिए, है ना।
ऐसे ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल लाइन, यानी समांतर रेखाएं मिलेंगी। और जब समांतर रेखाएं मिलेंगी, कहीं पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, तो हल कैसे प्राप्त होगा, होगा क्या, नहीं होगा, यानी कोई हल नहीं मिलेगा। और जब कोई हल नहीं मिलेगा तो उसे हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन एंड इनकंसिस्टेंट, माने असंगत मान होगा और कोई हल नहीं मिलेगा, माने जब कोई हल ही नहीं मिलेगा तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, असंगत कहलाएगा। ठीक है, तीसरे कंडीशन पे आते हैं, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 मिल चुका। आगे बढ़े और देखें कि c1/c2 भी बराबर आ गया, यानी तीनों मान यदि बराबर आ गया, तब की स्थिति में क्या होगी, जो भी हमको रेखाएं मिलेंगी वो एक के ऊपर एक हो जाएगा। ऐसे जैसे सपोज करिए ये मेरी हथेली है, एक के ऊपर एक, जैसे सिक्के के दो पहलू कहते हैं ना, वैसे ही कॉइन हो जाएगा, कॉइन जैसे है ना, कॉइन। ठीक है, तो एक के ऊपर एक हो जाएगा, माने उसे क्या कहेंगे, हिंदी में संपाती रेखाएं कहेंगे, इंग्लिश में क्या कहेंगे, कोइंसिडेंट। क्या लाइन्स मिलेंगे, कोइंसिडेंट, यानी एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर टच हो गया। अब टच हो गया तो कहां कहां पर दिखे, टच हो रहा है, हर एक पॉइंट इसका एक दूसरे के ऊपर मिलेगा, तो हम उसको गिन सकेंगे क्या, नहीं, हर एक पॉइंट एक दूसरे के ऊपर मिल रहा है, माने मेनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। क्या मिलेंगे, मेनी सॉल्यूशन, माने अनेक हल मिलेगा, अंततः अनेक हल कहते हैं ना। और चूंकि हल मिला इसलिए क्या हो जाएगा, जो हल होगा वो कंसिस्टेंट होगा, माने हल मिला माने संगत मिलेगा। तो जो हल प्राप्त होता है वहां पर संगत होता है। देखिए ज्यादा कुछ नहीं है, तुरंत याद हो जाएगा। देखिए जब दोनों नॉट इक्वल टू था, अद्वितीय हल मिला, और जब तीनों इक्वल टू आया तब भी हमको हल मिला, लेकिन अनेक हल मिला। दोनों स्थिति में हमको क्या मिल रहा है, संगत प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो हल कैसे है, संगत है। और जब कोई हल ही नहीं प्राप्त होगा, यानी नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा, तो जब कोई हल नहीं मिलेगा तो क्या होगा, असंगत हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसे याद रखें, कब प्रतिच्छेदी यानी इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगी, कब समांतर यानी पैरेलल लाइन, और कब कोइंसिडेंट यानी संपाती रेखाएं प्राप्त होंगी। तो ये जब हम ग्राफ बनाएंगे उसके बाद जो रेखाएं प्राप्त होंगी उसके आधार पर हम उसका हल बताएंगे, और ये संगत है कि असंगत है ये भी बताएंगे, और उसके पहले हम चेक करके देखेंगे इन शर्तों को लगा करके। ठीक है, तो बहुत मजा आने वाला है, बहुत अच्छा चैप्टर है। रैखिक समीकरण माने दो चरों वाला है ना, तो उनकी कई विधियां हैं, हर एक विधि पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ेंगे, और सामान्य जो समीकरण दिया रहेगा उसको भी हल करना है, और उसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है इवर्ती सवाल, यानी जो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसको भी हमको बनाना है। ठीक है, तो आप लोग देखते रहिए, अगले वीडियो में हम इसको सॉल्व करके दिखाएंगे।